हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स फाइंड सक्सेस विद शारदा क्लासेस में। तो हम यहाँ पे एनवायरनमेंट कवर कर रहे हैं सीटेट बैच के लिए। तो आज का टॉपिक है जल एवं ऊर्जा संघटक, वाटर एंड एनर्जी कंपोनेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जल या पानी एक रासायनिक पदार्थ है क्या है कि रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। जो जल बना होता है वो 2 हाइड्रोजन के अणु हो गए और 1 ऑक्सीजन का अणु हो गया, तो इसलिए इसको लिखते हैं H2O। जल शब्द का प्रयोग जो है द्रव अवस्था में करते हैं, जबकि यह ठोस अवस्था में बर्फ और गैसीय अवस्था में भाप या जल वाष्प में भी प्रयोग किया जाता है। अगर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे बर्फ होगी ठोस अवस्था, अगर जल कहते हैं तो उसे द्रव अवस्था जो होती है वो जल शब्द का प्रयोग करते हैं, और गैसीय अवस्था के लिए भाप या जल वाष्प। नेक्स्ट, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ जल है। एकमात्र है ये इम्पोर्टेंट है। ये एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है जो पृथ्वी पर पाया जाता है, जो जीवों के संसाधन, पारिस्थितिकी या आवास के रूप में प्रयोग करते हैं। इसको हम जल संसाधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं और आवास के रूप में भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जल जो है 1.6% ही है भूमिगत जल एंड 0.001% जल वाष्प है, और बादल इनका गठन हवा में जल के निलंबित ठोस और द्रव कणों में होता है। इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहली क्लास में। आप क्लास नंबर 2 और 3 देखिए इसके लिए। खारे जल के महासागरों में पृथ्वी का कुल 97% है। जो खारे सागर हैं, जल के जितने भी महासागर हैं, वहाँ पे जल का कितना प्रतिशत भाग है? 97%। हिमनदों और ध्रुवीय ध्रुव जो बर्फ़ है और जो चोटियाँ हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर 2.4% ही जल है। जो जल की मात्रा है वहाँ पर 2.4% है। अन्य स्रोतों जैसे नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, तालाब हो गए, तो वहाँ पे 0.6% ही जल पाया जा रहा है। अब आप समझिए कितनी सारी नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, और इसकी प्रतिशत मात्रा जो है सिर्फ 0.6% है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महासागर में जो जल बताया है वहाँ पर कितना ज़्यादा जल है, 97%। नेक्स्ट एक नोट है यहाँ पर, बिना जल के पारितंत्र की क्रियाशीलता संभव नहीं है। पृथ्वी पर रहने वाले समस्त सजीव प्राणियों को जीवन जीने का आधार प्रदान करता है। जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले सजीव हैं, जंतु, जीव जंतु हैं, हम हैं, तो सभी प्राणियों के लिए जीवन जीने का एक आधार है। और 2025 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि जल की मात्रा घट जाएगी, जिससे कि हम ही लोगों को दिक्कत आने वाली है। इसलिए जल को सावधानी से खर्च करें। जल जो है चक्रीय माध्यम से वातावरण में पहुंचता है। चक्रीय माध्यम से आप समझ रहे हैं इस तरह, मान लीजिए ये जल है, यहाँ पर जल की बूंद है और ये तापमान बढ़ा है, यहाँ पे जल की ये बूंद है और तापमान बढ़ता है सूर्य के कारण, तो ये जल जो है वाष्प बन के बादलों में पहुंचता है। ये बादलों में इकट्ठा रहता है यहाँ पर जल, और जब वर्षा होती तो ये पुनः जल पृथ्वी पर आ जाता है। तो इस तरह का ये चक्रण बना हुआ है जल का, इस तरह से। तो जो जल है वो चक्रीय माध्यम से वातावरण में पहुंचता रहता है। जल वाष्प के रूप में भी वातावरण में विद्यमान है बादलों में। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जल में आंशिक रूप से घुली रहती हैं। जल में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है और अन्य गैसें भी जल में घुली रहती हैं। ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है जल में? जैसे पेड़ पौधे हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं उनके द्वारा ही जो है जल में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। नेक्स्ट,
जल के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति वायु से जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। अब आता है शुद्ध जल। शुद्ध जल H2O का स्वाद कैसा होता है? ये आता है क्वेश्चन एग्जाम्स में, फीका होता है इसका स्वाद। जबकि सोते झरने, मतलब अगर रुका हुआ झरना है या लवणित जल है, मिनरल वाटर का स्वाद इनमें से मिले खनिज लवणों के कारण होता है। सोते झरने मतलब जो झरना रुक गया है कि पानी जो है गुणवत्ता से अभिप्राय इनमें विषैले तत्वों और प्रदूषकों और रोगों की अनुपस्थिति से होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखेंगे हम जल की आणविक संरचना। यहाँ पर जल की आणविक संरचना देखने को मिलेगी आपको। ये रही जल की आणविक संरचना। इसमें देखिए हाइड्रोजन बंध एक ये है और एक ये हाइड्रोजन अणु है। तो ये दो अणु हो गए हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का हो गया। तो ये जो है सहसंयोजी बंध होता है H2O में, इसके द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। जल अणुओं में हाइड्रोजन बंध का एक त्रिआयामी निर्देश है। ये देखो त्रिआयामी निर्देश यहाँ पे बन रहा है H2O के बीच। ये आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, जल एक बहुत प्रबल विलायक है। विलायक मतलब जिसमें चीज़ें घोली जा सकती हैं। जैसे अगर हम शुगर लेंगे तो शुगर जो है जल में आसानी से घुल जाती है। नमक है तो एक सर्वविलायक है। सर्वविलायक मतलब एक होता है ना कि सभी चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है, विलायक जल है, सर्वविलायक है। तो वो पदार्थ जो जल में भली भांति घुल जाते हैं, जैसे लवण हो गया, शर्करा हो गया, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, और कुछ गैसें विशेष रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी हमने पढ़ा था कि जल में आंशिक रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये घुलनशील है जल में, और उन्हें हाइड्रोफिलिक मतलब जल को प्यार करने वाले कहा जाता है इन गैसों को। जबकि दूसरी ओर जो पदार्थ अच्छी तरह से जल के साथ मिश्रण नहीं करते, जैसे बसा हो गया और तेल हो गया, उसे हाइड्रोफोबिक जल से डरने वाले कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चंस में। जैसे हाइड्रोफोबिक क्या है, तो उसमें ऑप्शंस में रहते हैं लवण, शर्करा, तेल, अम्ल। तो तेल एकदम सही आंसर है, हाइड्रोफोबिक, क्योंकि ये जल में घुलने से डरता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर कोई वॉल है, वॉल पे अगर हम पहले हम पानी डालें, पानी की छींटा डालें, फिर दोबारा हम पानी डालें, तो वहाँ पे वो अणु जो है मिल जाएंगे, बड़ी बूंदें बन जाएंगी। लेकिन वहीं पर अगर कोई वॉल है, वहाँ पर हम पहले तेल डालें, फिर हम जल डालें, तो वहाँ पर जो है तेल और जल मिलकर कोई बड़ी बूंद नहीं बनेगी वहाँ पे। जबकि वो पानी की बूंदें उसके ऊपर दिखाई देंगी, मिलेंगी नहीं, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है तेल या बसा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऊर्जा संघटक, जो हमारा दूसरा टॉपिक था आज का, एनर्जी कंपोनेंट। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? सूर्य। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो मूल स्रोत है ऊर्जा का, जिससे हमें ऊर्जा मिल रही है, जिससे यह धरती चल रही है, क्या है? ये सूर्य है। तो हरे पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा एकत्र करते हैं। सौर ऊर्जा प्रकाश के तापमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पृथ्वी के सभी जीवों के क्रियाकलाप एवं भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। जो सौर ऊर्जा होती है वो सभी जीवों के क्रियाकलाप हो गए या भौतिक पर्यावरण हो गए। भौतिक पर्यावरण हमने क्लास 1 में पढ़ाया था, आप उसको जाके पढ़िए और समझिए। भौतिक पर्यावरण क्या है? अजैविक जो पर्यावरण है वो है। तो जो है ये जो है जलमंडल, स्थलमंडल सभी को प्रभावित करती है प्रकाश जो है ऊर्जा। नोट हम पढ़ते हैं, जो क्लास 1 और क्लास 2 का जो URL लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके आसानी से पिछली क्लास में देख सकते हैं। इससे रिलेटेड नोट है कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऊर्जा जो है कई रूपों में पाई जाती है। अगर ये क्वेश्चन आता है सभी में, पॉलिटेक्निक हो गया एग्ज़ाम, जो जितने गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, SSC, CGL, CTET और UP TET, ये सब में आता है कि तने हुए स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है, तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। तने हुए स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा विद्यमान होती है, तो वो होती है स्थितिज ऊर्जा। बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो वो होती है गतिज ऊर्जा, क्योंकि पानी बह रहा है। अगर पानी रुका हुआ होगा तो यहीं पे उत्तर चेंज हो जाएगा, वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी अगर पानी रुका हुआ है तो।
नेक्स्ट, बारूद की ऊर्जा कैसी होती है? रासायनिक ऊर्जा। क्यों रासायनिक ऊर्जा क्यों होती है, ये आप बताइए कमेंट में कि बारूद में रासायनिक ऊर्जा क्यों होती है। बिजली की जो धारा है, जो ऊर्जा वैद्युत होती है, उसकी कैसी होती है? वैद्युत ऊर्जा होती है। हमने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत ऊर्जा होती है बिजली के तारों में। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं, जबकि सूर्य की प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, जो सूर्य की ऊर्जा होती है, उसको हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। सूर्य में जो ऊर्जा है वह उसके ऊंचे ताप के कारण है, इसको ऊष्मा ऊर्जा भी कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ऊर्जा संघटक के अंतर्गत प्रकाश तथा तापमान को सम्मिलित किया जाता है। ऊर्जा संघटक, अभी हमने कंप्लीट किया है, इसमें प्रकाश ऊर्जा के संघटक के में, अब दूसरा आता है तापमान। तो प्रकाश के पहले हम प्रभाव वगैरह पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। इसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होती है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, एक ऑप्शन रहेगा 500 से 600 नैनोमीटर, एक ऑप्शन रहेगा 1000 से 1200 नैनोमीटर, एक रहेगा 400 से 700 नैनोमीटर, और एक रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा, एक दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य होती है 400 से 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, ये आंसर सही होगा। और जो कोई ये सोचेगा कि प्रकाश की जो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है, कोई ये लगाएगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। यहीं पर दोनों आंसर गलत, ये आंसर सही है 400 से 700 नैनोमीटर तक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके आगे, जीव जंतुओं के लिए पेड़ पौधों भी निर्भर रहते हैं इसी पर, प्रकाश ऊर्जा पर, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश के तीन जो है प्रमुख विमाएं मानी गई हैं। जो तीव्रता होती है प्रकाश की चमक से संबंधित है, जितनी अधिक तीव्रता होगी उस तरह प्रकाश की चमक जो है डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है आवृत्ति है तरंगदैर्ध्य। हमने हमेशा देखा है कि ये जो है प्रकाश का रंग निर्धारित करती है। जैसे हमने देखा ना, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, क्वेश्चन में आता है पेपर्स में कि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है। तो ये आप एक कमेंट में आंसर देंगे इसका। नेक्स्ट आता है ध्रुवीकरण। तीसरी विमा होती है ध्रुवीकरण, कंपन का कोण, प्लस जिसे सामान्यतः परिस्थितियों में हम मानव नेत्रों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, ये कठिन है। अधिकांशतः पराबैंगनी किरणें समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। समताप मंडल हम पढ़ा चुके हैं क्लास 1 में। तो आप ये जाकर क्लास 1 में देखिए, पढ़िए इसको। तो ये इस तरह क्लास जो है इंटरकनेक्टेड है। जब तक आप पीछे की क्लासेस नहीं देखेंगे, आपको आगे आप कितना भी ज़्यादा पहुंच जाएं, उससे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आप पिछली क्लास छोड़ रहे हैं। तो इसलिए पिछली क्लासेस जाके ज़रूर देखें। तो हम यहाँ पे थे, अधिकांश पराबैंगनी किरणें जो होती हैं समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, तथा इनका कुछ भाग जो है पृथ्वी पर ही पहुँच पाता है। जैसे समताप मंडल में ही जो उड़ान वाली यात्राएं होती हैं, हवाई जहाज होते हैं, वो उड़ सकते हैं। क्यों उड़ सकते हैं, आप क्लास 1 के थ्रू आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट, तरंगदैर्ध्य के आधार पर पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है UVA, UVB और UVC, जिनमें से UVA ही पृथ्वी तक आती है, जबकि ये दोनों तरंगदैर्ध्य UVB और UVC जो है पुनः परावर्तित हो जाती हैं वातावरण से। तो UVA जो है प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है उसकी 315 से 400 नैनोमीटर होती है। UVB व UVC जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक रहती हैं, ये वाली प्रकाश तरंगदैर्ध्य, ये नोट में आप याद रखिए। अब आता है इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स। अभी हमने पढ़ा था
प्रकाश के बारे में, अब हम इसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के गुण, मात्रा तथा अवधि का प्रभाव पौधों पर पड़ता ही है, ये हम जानते ही हैं। अगर प्रकाश कम होगा तो पौधे जो हैं अपना भोजन कम बना पाएंगे, उनकी वृद्धि कम हो पाएगी। जबकि अगर प्रकाश ज़्यादा रहेगा तो पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन और पोषक तत्व ग्रहण कर पाएंगे, जिससे कि उनकी वृद्धि ज़्यादा होगी। जो पौधे बनाते हैं अपना भोजन 35 डिग्री से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में अपना भोजन अच्छे से बना पाते हैं। नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम होती है, जबकि लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिक होती है। प्रकाश का अवशोषण या प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने का कार्य मुख्य रूप से पर्णहरित करता है। पौधे को अंधकार में रख देने पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। आपने देखा होगा, अगर हम पौधे को अंधेरे में रख दें, बंद कमरे में रख दें, तो पौधा सूख जाता है, पीला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती है। नोट 1, बीजों के अंकुरण में लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है। नोट 2 देखेंगे, पुष्पन की क्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक प्रकाश की मात्रा को दीप्तिकालिता कहते हैं। जितना भी हमें आवश्यक प्रकाश चाहिए, जितना प्रकाश चाहिए पुष्पन की क्रिया को संपन्न करने के लिए, उस प्रकाश को हम दीप्तिकालिता कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जंतुओं पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ लाइट्स ऑन एनिमल्स। तो जंतुओं के उपापचय, गैसीय अनुक्रियाएं व लवणों की घुलनशीलता पर प्रकाश का सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर विभिन्न एंजाइमों की क्रिया तथा लवणों की घुलनशीलता बढ़ जाती है। जैसे जैसे प्रकाश की अगर तीव्रता बढ़ती है तो जो एंजाइम होते हैं उनकी क्रिया भी बढ़ती है और लवणों की घुलनशीलता भी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, जंतु अधिक फुर्तीले व सक्रिय नजर आते हैं। अगर हम डेली वॉक करने जाएंगे तो आपने देखा होगा कि लोग जो है फुर्तीले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो यही कारण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विभिन्न एंजाइम जो है, क्रियाएं, जो लवण है, वो घुलनशीलता उनकी बढ़ जाती है। प्रकाश जो है जंतुओं के शरीर व रंग को भी प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है ये देखिए। अब तो जल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनकी त्वचा जो है तुलनात्मक रूप से रंगीन होती है। आपने देखा होगा जो जल में जंतु पाए जाते हैं उनकी त्वचा जो होती है रंगीन होती है, जबकि हमारी त्वचा रंगीन नहीं है। तो ये प्रकाश के प्रभाव के कारण ही होता है। और आँखें, जंतु जो जल में जीव जंतु होते हैं उनकी आँखें निष्क्रिय हो जाती हैं, मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाते। आपने देखा होगा अगर मछलियाँ हैं, जैसे हम लोग जाते हैं जल के अंदर तो मछलियाँ इधर उधर दौड़ती हैं। क्यों? क्योंकि वो देख नहीं पाती, वो सिर्फ आभास के द्वारा ही इधर उधर भागती हैं। तो एक उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर, केकड़े का जो लार्वा होता है वो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर अधिक गतिशील हो जाता है। तो ये रहे प्रकाश का प्रभाव जंतुओं पर और पादपों पर। प्लांट्स पे हमने देख लिया और एनिमल्स पे देख लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी में ही, ऊर्जा के घटक में, कंपोनेंट ऑफ एनर्जी में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट तापमान। ये इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो तापमान क्या, एक भौतिक राशि है। तापमान ऊर्जा का एक रूप है जो किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने का परिमाण होता है। मतलब कोई, अगर हम जल को गर्म करते हैं तो अगर हम जल के बर्तन को अगर छुएंगे तो हमें पता चल जाता है अरे ये गर्म है। और अगर हम इसी को, कंटेनर को अगर हम फ्रिज में स्टोर कर दें फिर हम इसको छुएं तो ये हमें पता चल जाएगा अरे ये ठंडा है। तो ये किस कारण होता है? ये तापमान के कारण होता है। वातावरण में ताप का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। वातावरण में जो मुख्य स्रोत है ताप का वो क्या है? सूर्य है। जबकि पृथ्वी के भीतर ताप का स्रोत क्या है? ज्वालामुखी लावा। आपने देखा होगा कि पृथ्वी के अंदर से, वातावरण में ताप का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। जबकि पृथ्वी के भीतर का स्रोत क्या है? ज्वालामुखी लावा। आपने देखा होगा कोई लावा है, अगर वो विस्फोट होता है लावा का तो उसके आसपास की जितनी भी जगह होती हैं वहाँ पर क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है। जीवों पर तापमान का प्रभाव। अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एनिमल्स। तो प्राणियों में प्रजनन
रिप्रोडक्शन, प्रवासन, माइग्रेशन एंड भ्रूणी परिवर्धन तथा अन्य क्रियाएं जो हैं तापमान व तापमान के अन्य अजैविक कारकों, अजैविक कारक हमने पढ़े थे पहले क्लास 1 में, ये देखिए आप जाके। आर्द्रता, वायु वाष्पीकरण आदि के साथ होने वाली अंतःक्रिया के कारण प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। जो तापमान है वो इन सबको प्रभावित करता है। अब हम पढ़ेंगे तापमान की सहनशीलता के आधार पर प्राणियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक कहा गया है पृथुतापी, एक तनुतापी। तो पृथुतापी प्राणी जो होते हैं उनका वातावरणीय जो तापक्रम के वृद्ध परास मतलब जो बड़ी रेंज है उसको सहन कर सकता है, जैसे मनुष्य हो गया और हेवेल हो गई। इसके विपरीत तनुतापी प्राणी जो होते हैं वो तापक्रम के कम परास को सहन करने में सक्षम होते हैं, जैसे सरीसृप हो गया, इसमें आ जाता है सांप वगैरह सरीसृप जानवर में, और प्रवाल आदि। तो आज की क्लास यहीं तक है। इसके आगे आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पर्यावरण की विशेषताएं पढ़ेंगे, पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता पढ़ेंगे और सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर भी करिए, जिससे कि सब्सक्राइबर भी बढ़ें और हम वीडियो डेली बना पाएँ। थैंक यू। चैनल का नाम तो आपको याद हो गया होगा अब तक तो, लेट्स फाइंड सक्सेस विद शारदा क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करें।